एक समय था जब पूरा इंडिया सपना देख रहा था कि एक दिन हम भी फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे। स्टेडियम्स भर रहे थे, आईएसएल ग्रो कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि फाइनली इंडियन फुटबॉल अब ऊपर जाने वाला है। लेकिन कुछ सालों बाद सब कुछ बदल गया। क्लब्स बंद होने लगे, लीग अनसर्टेनिटी में आ गई और प्लेयर्स अपने फ्यूचर को लेकर परेशान होने लगे। और फैंस सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर इंडियन फुटबॉल को हुआ क्या? तो आज की इस वीडियो पर हम इमोशंस पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक ना आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि असली प्रॉब्लम प्लेयर्स या फिर टैलेंट्स में नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है। चैप्टर 1, सपना जो सच लग रहा था। 2014 में आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुई। बड़े इन्वेस्टर्स आए, इंटरनेशनल स्टार्स आए और फुटबॉल को इंडिया में एक नई पहचान मिलने लगी। टीवी व्यूअरशिप बढ़ने लगी, यंग प्लेयर्स को अच्छा एक्सपोजर मिलने लगा और ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट के बाद अब इंडिया में फुटबॉल भी बड़ा स्पोर्ट बन सकता है। 2017 में इंडिया ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किया। पूरी दुनिया को लग रहा था कि इंडिया फुटबॉल को लेकर एकदम सीरियस हो रहा है। धीरे धीरे एकेडमीज बनी, ग्रास रूट प्रोजेक्ट शुरू हुए और हर इंडियन फैन को ऐसा लग रहा था कि बस अब इंडियन फुटबॉल नहीं रुकने वाला। लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। चैप्टर 2, सरफेस के नीचे चल रही थी प्रॉब्लम। जब फैन स्टेडियम में मैच एंजॉय कर रहे थे ना, तब अंदर ही अंदर इश्यूज ग्रो हो रहे थे। और सबसे पहला इशू लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन सिर्फ लीग से नहीं बनता। ग्रास रूट, स्काउटिंग, यूथ कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और इंडिया भी कंसिस्टेंटली यहीं पर मार खा रहा था। एक्सपर्ट्स भी बार बार यूथ डेवलपमेंट और ग्रास रूट स्ट्रक्चर को इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी वीकनेस बताते रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूरा का पूरा इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर ही अनसर्टेनिटी में आ गया। चैप्टर 3, सब कुछ भगवान भरोसे। अब जरा ध्यान से सोचो कि आप लोग एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हो और आप लोग को पता ही नहीं है कि नेक्स्ट लीग कब स्टार्ट होने वाली है। तो क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाओगे या फिर कोई बाहर से स्पॉन्सर इन्वेस्ट कर पाएगा? क्या क्लब उसमें पैसे डालेगा? नहीं ना। ऐसा ही सेम टू सेम इंडियन फुटबॉल के साथ भी हो रहा था। कमर्शियल एग्रीमेंट्स खत्म हुए, लीग मैनेजमेंट बदली और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स को लेकर अनसर्टेनिटी बनना शुरू हुई। धीरे धीरे लीग्स भी डीले होने लगी और रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसएल को ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स और मैनेजमेंट मॉडल से जुड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसने कि प्लेयर्स और क्लब्स दोनों की अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ा दी। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या होता है पता है? पैसों पर। और जब पैसों पर इंपैक्ट पड़ता है तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट क्लब्स पर करता है। चैप्टर 4, इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा झटका। फिर आई वो खबर जिसने पूरे इंडियन फुटबॉल को हिलाकर रख दिया। जमशेदपुर एफसी जैसे एस्टैब्लिश क्लब ने आईएसएल से हटने की अनाउंसमेंट कर दी और रीजन सुनकर आपका भी दिमाग उड़ जाएगा। क्लब ने फाइनेंशियल वायबिलिटी और कैश फ्लो का जिक्र किया, जबकि लीग भी अनसर्टेनिटी से गुजर रही थी। अब जरा ध्यान से सोचिए, जिस क्लब ने विनर शील्ड जीती, सुपर कप फाइनल तक पहुंची, वही अपने फ्यूचर को लेकर अगर कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो बाकी क्लब क्या सोचते रहेंगे? मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ। इसके बाद सभी प्लेयर्स ने मिलकर एक इमोशनल अपील भी की। इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री ने खुद पब्लिक में आकर रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर दोबारा सोचा जाए। अब आप लोग को क्या लगता है, ये सिर्फ एक क्लब की गलती है या फिर पूरे के पूरे इंडियन फुटबॉल सिस्टम की? चैप्टर 5, क्या सिर्फ एआईएफएफ ही इसका जिम्मेदार है? अब मैं एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पर जो भी प्रॉब्लम होती है उसका ब्लेम सीधा एआईएफएफ पर थोप दिया जाता है। लेकिन अगर हमें सच में इंडियन फुटबॉल को समझना है तो एक बैलेंस पिक्चर देखनी होगी। अब एक बात तो सही है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ क्लब्स, स्पॉन्सर, स्टेट एसोसिएशन और इंडियन फुटबॉल से जुड़े सारे लोग उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो फिर प्रोग्रेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फीफा रैंकिंग में इंडिया 138 पोजीशन पर है और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन तो अभी बहुत दूर है। चैप्टर 6, कोचिंग कंट्रोवर्सीज और फैंस फ्रस्ट्रेशन। ये पॉइंट मेरा फेवरेट है। अब हमें पिछले कुछ महीनों में कोचिंग अपॉइंटमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट देखने को मिली। कई सारे फुटबॉल फैंस और फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने सिलेक्शन प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया था। अब सोशल मीडिया पर सारे लोग ना ट्रांसपेरेंसी की डिमांड भी करने लगे। लेकिन इन सब के बाद एक बात समझना बहुत जरूरी है, अब हर अपॉइंटमेंट गलत है या फिर सही, इसका फैसला हम सोशल मीडिया रिएक्शन से तो नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास परफॉर्मेंस और रिजल्ट सामने ना आ जाए तब तक हम क्रिटिसिज्म फैक्ट्स बेस पर कर सकते हैं, अजम्पशंस पर बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर मेरा और सारे फुटबॉल फैंस का एक ही सवाल है कि रंजीत बजाज सर को इंडिया अंडर 15 टीम की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, जबकि उनका परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स आपके सामने था। जब जब कोचिंग की बात आती है तब एक ही नाम सामने आता है, रंजीत बजाज। और रंजीत बजाज सर ने सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं की है, उन्होंने रिजल्ट्स भी डिलीवर किए। मिनर्वा के थ्रू उन्होंने ग्रास रूट लेवल और यूथ डेवलपमेंट पे सालों से काम किया। उनके अंडर जो प्लेयर थे ना, वो प्रोफेशनल फुटबॉल तक पहुंचे और मिनर्वा एकेडमी ने नेशनल लेवल पर कई सारे टाइटल्स जीते। लेकिन जब इंडिया अंडर 15 टीम की जिम्मेदारी रंजीत बजाज सर को नहीं मिली
तो मेरे जैसे कुछ फुटबॉल फैंस और फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया, क्या इंडियन फुटबॉल में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए? चैप्टर 7 असली प्रॉब्लम्स ग्रास रूट डेवलपमेंट में। अब जरा ध्यान से सोचिए, जापान, मोरक्को, उज्बेकिस्तान, साउथ कोरिया, ये जो कंट्रीज है ये अचानक से स्ट्रांग नहीं बनी। अब इन्होंने 10 से 20 साल ग्रास रूट फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट की, लाइसेंस, कोचेस रखे, रेगुलर यूथ कॉम्पिटिशंस रखे थे, उसके बाद इन्होंने प्रोफेशनल अकेडमीज भी बनाए, तब जाकर ये कहीं ना कहीं खड़े हो पाए हैं। और भाई इंडिया में ना टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, कमी है तो कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज की। अब बहुत सारे फुटबॉल एक्सपर्ट्स भी यही बोलते हैं कि इंडियन यंगस्टर्स को हाई लेवल कॉम्पिटिटिव मैचेस और क्वालिफाइड कोचिंग्स मिलती ही नहीं है। और भाई जब फाउंडेशन ही वीक होगा तो नेशनल टीम तो स्ट्रगल करेगी। चैप्टर 8 जमशेदपुर एफसी का एग्जिट एक वार्निंग है। जमशेदपुर एफसी का डिसीजन सिर्फ एक क्लब का डिसीजन नहीं था, ये एक पूरे फुटबॉल इकोसिस्टम को वार्निंग थी। एक फॉर्मर आईएसएल विनर शील्ड जीतने वाली क्लब ने अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल कंसर्न की वजह से लीग से विड्रॉ कर लिया। उसके बाद इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री ने पब्लिक अपील की और कहा कि टाटा ग्रुप का इस स्पोर्ट से एग्जिट होना स्पोर्ट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब जरा ध्यान से सोचो, सुनील छेत्री ने ये बात कह दी तो सिचुएशन कितनी सीरियस होगी। चैप्टर 9 इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अब सिर्फ प्रॉब्लम गिनने से कुछ नहीं होगा, हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि ग्रास रूट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। दूसरा, स्टेबल फुटबॉल कैलेंडर, फैंस, प्लेयर्स और क्लब्स को पता होना चाहिए कि सीजन कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। तीसरा, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, फैंस को ट्रस्ट तभी होगा जब डिसीजंस क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ लिए जाएंगे। चौथा, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही फुटबॉल से निकल जाएंगे तो फिर क्लब का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पांचवा है पेशेंस, किसी भी सक्सेसफुल फुटबॉल नेशन को रातों रात सक्सेस नहीं मिली और इंडिया को शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। इंडियन फुटबॉल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक डेंजरस मोड़ पर आकर खड़ा है। एक तरफ अपॉर्चुनिटीज है तो दूसरी तरफ प्रॉब्लम। अगर सभी लोग ने मिलकर एक साथ काम किया ना तो ये जो क्राइसिस है यहाँ से एक कमबैक स्टोरी लिख सकती है इंडियन फुटबॉल। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। अगर आप लोग भी इंडियन फुटबॉल को बचाना चाहते हो तो कमेंट्स में #SaveIndianFootball कर दो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरा है ज़माने से अलग रास्ता।